नीचे शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, गेस्ट भी आ चुके थे, सब खा पी रहे थे। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, दोस्त और रिश्तेदार आए हुए थे। बाकी बंसल की तरफ से कुछ फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदार थे। इंदौर में शादी थी, दिल्ली से बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे। इंदौर में सब जान पहचान के थे। बंसल फैमिली के भी दोस्त इंदौर से ही थे ज़्यादा। सब दूल्हे दुल्हन का वेट कर रहे थे। जिस टाइम पर एंट्री होने वाली थी सब उससे थोड़ा लेट थे। फिर सबका इंतज़ार खत्म हुआ और दूल्हे की एंट्री हुई। पहले सारी बंसल फैमिली खड़ी थी। सब दूल्हे को देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि आदित्य बंसल की जगह उसका बड़ा भाई सिद्धार्थ बंसल दूल्हे के रूप में खड़ा था। सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस उसे देखकर लग रहा था जैसे वो बस मजबूरी में ही खड़ा किया गया हो वहाँ। और हुआ भी ऐसा ही। सिद्धार्थ तो आदित्य को लेने सिंगापुर जा रहा था, लेकिन फिर उसके असिस्टेंट का फ़ोन आ गया कि आदित्य ने सिंगापुर पहुंचते ही दूसरी फ़्लाइट का एक्स्ट्रा पैसे पे कर दिए और दूसरी फ़्लाइट यूएस चला जाएगा। उसका बस 10 मिनट का स्टे होगा। सिद्धार्थ वहां टाइम से जा नहीं पाएगा। जब तक वो सिंगापुर पहुंचता तब तक आदित्य की फ़्लाइट जा चुकी होती, लेकिन अगर वो यूएस जाता तो 2-4 दिन लग जाते। पूनम जी और संजीव जी का बुरा हाल रहा। राघव भी गुस्से में था। सिद्धार्थ आगे कोई एफर्ट करता उससे पहले ही बनराज जी सिद्धार्थ को बोलने लगे शादी के लिए। सिद्धार्थ हैरान हो गया। अब सबकी नज़र सिद्धार्थ पर आ गई थी। सिद्धार्थ मना कर रहा था, लेकिन फिर साज के पापा सिद्धार्थ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सिद्धार्थ वहीं पर मजबूर हो गया। कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे दुल्हन के रूप में तैयार देखकर बस उसे ससुराल ही तो छोड़ना चाहेगा। सिद्धार्थ ना चाहते हुए भी मान गया। अब दोनों घरों की इज्जत का सवाल था। साज तैयार बैठी थी। उस लड़की पर क्या बीतती अगर उसे पता चला कि उसका दूल्हा शादी के मंडप में उसे छोड़कर भाग गया। सिद्धार्थ ने किसी की तरफ नहीं देखा, बस चुपचाप शादी के मंडप की तरफ चला गया। बनराज जी और सिद्धार्थ का एजेंट से बात संभाली। उन्होंने बहाना बना दिया कि सिद्धार्थ और साज आपस में एक दूसरे को प्यार करते थे। हम सबको कल ही पता चला। आदित्य और दोनों परिवारों की सहमति से हम अपने बच्चों की खुशी के लिए इन दोनों की शादी कर रहे हैं। हमें नहीं पता था दोनों बच्चे परिवार का मान रखने के लिए अपना प्यार सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हम सब अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। अब किसी तरह से तो बात संभालनी थी, तो ऐसे बोला गया। सब पहले तो गॉसिप करने लगे, लेकिन फिर क्या ही कर सकता था। जब दोनों परिवारों ने डिसाइड किया, सब शादी देखने लगे। सिद्धार्थ बस सुनता रहा, उसे कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके दिमाग में क्या चल रहा था यह तो वही जानता था। सौर्य अपनी दादी के पास था। वो खुश हो रहा था कि उसके पापा की शादी हो रही है। थोड़ी देर बाद अपनी फैमिली के साथ साज आई। उसे अभी तक पता नहीं था कि उसकी शादी आदित्य की जगह सिद्धार्थ से हो रही है। बस अपने पापा को प्रॉमिस किया था। सब उस प्रॉमिस के भरोसे साज को लेकर नीचे आ गए। अगर अभी साज को समझाने बैठते तो पता नहीं वो तैयार होती कि नहीं, लेकिन सिद्धार्थ से अच्छा लड़का मिलता भी नहीं उसे कहीं। सब सिद्धार्थ को जानते थे, बहुत जिम्मेदार लड़का है वो। संजीव जी तो पहले ही साज की शादी आदित्य की जगह सिद्धार्थ से करवाना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ नहीं माना, तो इसलिए आदित्य के लिए हाँ बोल दी। राघव को सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा था, वो उसकी बहन को संभाल लेगा। साज नजरें नीचे किए हुए अपने पापा का हाथ पकड़े चल रही थी। सिद्धार्थ मंडप में बैठा हुआ था। उसे साज की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, वो बस नीचे की तरफ देख रहा था। बाकी सब उसकी नज़रें साज पर गई। साज की खूबसूरती पर सब कायल ही हो गए। बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। सबकी नज़रें टिक गई थी उस पर। संजीव जी साज को मंडप की तरफ ले आए। साज ने भी नज़रें उठाकर सिद्धार्थ को नहीं देखा। संजीव जी ने साज को सिद्धार्थ के बगल में बैठा दिया। न सिद्धार्थ और न ही साज ने एक दूसरे को देखा। सब फैमिली वाले थोड़े डरे हुए थे कि साज को जब पता चलेगा उसका दूल्हा आदित्य नहीं सिद्धार्थ है, वो कैसे रिएक्ट करेगी। पंडित जी ने अग्नि जलाई और शादी के मंत्र पढ़ने शुरू किए। टाइम से लेट थे तो सीधे फेरे ही शुरू करवाएं। साज और सिद्धार्थ सर झुकाए बैठे थे। जैसे भी हो, लेकिन सिद्धार्थ दूल्हे के रूप में लग बहुत स्मार्ट रहा था। साज के साथ तो कुछ ज़्यादा ही जच रहा था। थोड़े टाइम बाद पंडित जी ने कन्यादान के लिए साज के पिता को बुलाया। संजीव जी और पूनम जी आगे आए और बैठ गए। पंडित जी के कहने पर सिद्धार्थ ने अपना हाथ आगे किया। संजीव जी ने साज का हाथ उठाकर सिद्धार्थ के हाथ में रख दिया।
साज का हाथ जैसे ही सिद्धार्थ को टच हुआ उसे अजीब सा फील हुआ। वो अपना सर घुमाकर देखने लगी। जैसे ही उसने आदित्य की जगह सिद्धार्थ को देखा वो हैरान हो गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। कुछ पल तो उसकी बॉडी ही कांपने लगी। साज बस सिद्धार्थ को देख रही थी। साज की नज़रें खुद पर फील की तो सिद्धार्थ ने नज़रें उठाकर साज को देखा। यह पहली बार था जब दोनों की नज़रें मिली होगी। साज की आंखें भरने लगी। सिद्धार्थ साज की नीली आंखों में देखता रहा। अब उसके चेहरे पर घबराहट आ गई क्योंकि साज अब सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। संजीव जी और पूनम जी घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। साज को यकीन ही नहीं हो रहा था आदित्य की जगह कोई और कैसे आ गया। सिद्धार्थ साज के दिमाग में चल रहे सवालों को अच्छे से समझ रहा था। पंडित जी ने कुछ कहा तो साज सेंस में आई और सिद्धार्थ से नज़रें हटाकर अपने पापा को देखने लगी। साज ने जैसे ही अपने पापा को देखा तो उसकी आंखें भर गई और न में सर हिलाने लगी। साज ने वापस सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने अब अपनी नज़रें साज से हटा ली। साज गौर से सिद्धार्थ को देख रही थी। फिर दोबारा पंडित जी के कहने पर वो सेंस में आई और नज़रें झुकाकर सामने देखने लगी। सबने चैन की सांस ली। कन्यादान की रस्म करके साज के पापा मंडप से चले गए। दोनों को फेरे को खड़े होने को बोला। सिद्धार्थ उठकर खड़ा हो गया लेकिन साज बैठी रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था यह क्या हो रहा है। सब फिर घबराने लगे। संजीव जी और वनराज जी एक दूसरे को देखने लगे। सिद्धार्थ ने जब देखा साज अभी भी बैठी थी तो उसने साज की तरफ अपना हाथ कर दिया। साज ने अपने आगे सिद्धार्थ का हाथ देखा तो उसकी आंखों में रुके आंसू बाहर आ गए। उसने कुछ सेकंड देखा फिर अपना हाथ सिद्धार्थ के हाथ में दे दिया। सिद्धार्थ साज के चेहरे को देखने लगा। साज सर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सिद्धार्थ ने उसे देखा तो धीरे से बोला, डोंट क्राई, हम बात करेंगे। सिद्धार्थ ने बहुत शांत सी आवाज़ में कहा। साज अपनी आंसुओं भरी नीली आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने साज की आंखों में आंसू देखे तो उसे अजीब लगा। उसने साज से नज़रें हटा ली। साज ने फिर अपना सर झुका लिया लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। पंडित जी के कहने अनुसार दोनों फेरे लेने लगे। सिद्धार्थ आगे आगे चल रहा लेकिन उसने साज का हाथ नहीं छोड़ा। साज भी धीरे धीरे सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल रही थी। अपनी दादी के पास खड़ा छोटा सा शौर्य भी अपने नन्हे हाथों से फूल फेंक रहा था जो उसके पास ही गिर रहे थे। 7 फेरे होने के बाद दोनों बैठ गए। पंडित जी ने मंगलसूत्र आगे कर दिया। सिद्धार्थ ने मंगलसूत्र लिया और साज को देखते हुए उसे पहना दिया। साज ने नज़रें झुकाई हुई थी। फिर सिंदूर दान करने की रस्म आई। सिद्धार्थ ने सिंदूर लिया और साज की मांग भर दिया। साज की आंखें बंद हो गई और आंसुओं की धारा उसकी आंखों से निकल आई। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा फिर सामने देखने लगा। पंडित जी ने शादी संपन्न हुई कह दिए। सबकी आंखों में एक्शन आ गए। एक दूसरे को देखने लगे। सिद्धार्थ और साज बस नज़रें झुकाए बैठे थे। रात को बंसल की फ्लाइट थी वापसी की। उन्होंने प्राइवेट प्लेन बुक किया था तो होटल से निकलकर वो सीधा एयरपोर्ट जाने वाले थे। साज को रूम में ले जाया गया। उसने बहुत हैवी लहंगा पहना था। उसे फ्लाइट में जाना तो उसकी ड्रेस चेंज करवानी थी। सिद्धार्थ भी चेंज करने चला गया। साज चुपचाप अपनी भाभी और माँ के साथ रूम में आ गई। साज को बेड पर बैठा दिया। पूनम जी रोने लगी और साज को अपने सीने से लगा लिया। साज को किसी ने बताया तक नहीं, सीधे मंडप में ही बैठा दिया गया। पूनम जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हमें माफ़ करना चुटकी, हमने बताया नहीं तुम्हें। आदित्य आज सुबह ही यूएस से भाग गया बिना कुछ बताए। सब गेस्ट भी आ गए थे। हम सबको कुछ समझ नहीं आया। फिर सिद्धार्थ के साथ तुम्हारी शादी करवाना ही हमें ठीक लगा। साज चुपचाप सी बैठी रही। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। पूनम जी ने साज को खुद से अलग किया और उसके चेहरे पकड़कर बोली, लेकिन साज यकीन मानना, सिद्धार्थ बहुत अच्छा लड़का है, आदित्य से कहीं ज़्यादा। हम तो पहले खुद चाहते थे तेरी शादी सिद्धार्थ से हो, लेकिन तब सिद्धार्थ ने मना कर दिया, इसलिए फिर आदित्य से तुम्हारी शादी करने का सोचा। किसी को नहीं पता था आदित्य ऐसा करेगा। साज अपनी माँ की तरफ देख रही, फिर से बोली, आप सब ने उनको ज़बरदस्ती मनवाया। पूनम जी और अनु एक दूसरे को देखने लगे। साज की आंखों से आंसू बाहर आने को हो रहे थे। पूनम जी ने कहा, नहीं, हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं मनाया उसे, हम सब बस बात रखी उसके सामने। सिद्धार्थ ने सबकी बात मानकर रख लिया। साज, सिद्धार्थ बहुत नेक इंसान दिल है, तुम बहुत खुश रहोगी उसके साथ, वो बहुत आदर और सम्मान देगा तुम्हें। हम सब सिद्धार्थ को अच्छे से जानते हैं। आदित्य से तो हम सब खुद पहली बार मिले थे।
वो बहुत सालों से यूएसए में ही रहा है, लेकिन सिद्धार्थ तो हमारे सामने बड़ा हुआ है। तेरे पापा तो बहुत मानते हैं उसे। वो तो तेरा हाथ वैसे भी सिद्धार्थ के हाथ में देना चाहते थे। जैसे भी हुआ और साँझ यह भगवान जी की मर्जी से हुआ। तुम इस रिश्ते को पूरे मन से स्वीकार करना और निभाना, सिद्धार्थ का बेटा, और उसे भी पूरे मन से अपनाना। जैसे सिद्धार्थ ने उसे अपना बच्चा समझकर पाला है, तुम भी शौर्य को अपना बच्चा समझकर प्यार देना। साज अपनी माँ को देखती रही। उसकी आंखों से फिर आंसुओं की धारा निकल आई। उसे नई नई बातें एक साथ पता चल रही थी। वो एकटक पूनम जी को देखने लगी। पूनम जी उसके आंसू साफ किए और बोली, साज, अगर किसी के अनाथ बच्चे को सिद्धार्थ अपना नाम देकर इतना प्यार दे सकता है तो कितने अच्छे दिल का होगा वो। शौर्य सिद्धार्थ के ड्राइवर का बेटा था। दोनों की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन शौर्य किस्मत से बच गया। अपने माँ पापा की मौत के बाद छोटा सा शौर्य बस 8-9 महीने का था। वो अनाथ हो गया। कोई नहीं अपना रहा था शौर्य को। सारे रिश्तेदार ने गरीबी का हवाला देकर मना कर दिया। वो बस शौर्य को अनाथ आश्रम में देना चाहते थे। जब सिद्धार्थ को पता चला तो फिर उसने उस बच्चे के सर पर बाप का हाथ रखा, उसे अडॉप्ट कर लिया और अपना नाम दिया उसे। और आज शौर्य पर जान देता है वो। किसी सगे बाप से ज़्यादा प्यार करता है वो शौर्य को। वो इसलिए शादी नहीं कर रहा था कि पता नहीं कोई दूसरी लड़की आकर शौर्य को अपनाएगी भी या नहीं। वो शौर्य को सौतेली माँ नहीं देना चाहता था। भले ही वो बच्चा उसका नहीं, लेकिन उसने अपनी औलाद समझकर ही पाला है उसे। साँझ, मेरी बच्ची, तुम सिद्धार्थ को गलत मत समझना। उसके जैसा पति मिलना भी नसीब की बात है। तुम सिद्धार्थ को और शौर्य को दोनों को पूरे मन से अपनाना। मुझे पता है मेरी बच्ची का भी दिल सोने का है। वो कभी किसी को पराया नहीं समझेगी। साँझ को यह पहली बार पता चल रहा था। उसे कुछ नहीं पता था। सिद्धार्थ को पसंद नहीं था कोई शौर्य को लेकर बातें करे, इसलिए कभी कोई बात नहीं करता उसके बारे में। साँझ के सामने भी कभी बात नहीं हुई। सबने सोचा उसे बाद में खुद पता चल जाएगा जब वो उस घर में जाएगी, लेकिन अब उसकी शादी सिद्धार्थ से हुई तो उसे बताना जरूरी था कि वो सिद्धार्थ और शौर्य दोनों को अपना सके। साँझ ने सुना तो वो हैरान भी हुई। पूनम जी और अनु भाभी एक दूसरे को देखने लगे। साँझ ने कुछ नहीं बोला। साँझ के आंसू रुक गए थे। फिर दोनों ने साँझ को शांत देखा तो फिर उसे विदाई के लिए तैयार करने लगी। साँझ चुपचाप चेंज करने चली गई। पूनम जी और अनु कन्फ्यूजन में थी कि साँझ के दिल में पता नहीं क्या चल रहा होगा। थोड़ी देर बाद साँझ चेंज करके बाहर आ गई, मांग में चमक रहे सिंदूर के साथ। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। उसकी कमाल की खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। अनु ने साँझ को थोड़ा सा तैयार किया। साँझ चुपचाप बैठी रही। उसके मन में हजारों चीज़ें चल रही थी। रेड कलर का थोड़ा कम हैवी ड्रेस पहना दी। उसे फ्लैट का सफ़र करना था तो यही सही रहती। अनु ने उसे थोड़े हल्के गहने पहना दिए, बाल खुले ही रहने दिए। बीच में भरी मांग से उसके चेहरे पर अलग ही नूर झलक रहा था। नीचे गेस्ट खा पी कर चले गए। शाम के 7 बज गए थे। 8:30 बजे फ्लाइट थी उनकी, तो अब विदाई की रस्म करने को बोला गया। अब बस परिवार वाले और करीबी रिश्तेदार ही बचे थे। साँझ को उसकी माँ और भाभी नीचे ले आई। साँझ सर झुकाए चल रही थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ भी नीचे ही खड़ा था। उसने भी चेंज कर लिया। शेरवानी उतारकर उसने फॉर्मल पहन लिया। बहुत हैंडसम लग रहा था वो बंदा। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस अपनी फैमिली के साथ खड़ा था। सामने से साँझ अपनी फैमिली के साथ आ रही थी। सिद्धार्थ ने शौर्य का हाथ पकड़ा हुआ था। छोटा सा शौर्य अपने पापा का हाथ पकड़े खुशी से साँझ को देखे जा रहा था। सिद्धार्थ की नज़र अभी साँझ पर नहीं थी। वो अपने फ़ोन में देख रहा था। शौर्य ने सिद्धार्थ का हाथ खींचा और बड़ी मासूमियत से बोला, पापा देखो, मम्मा आ रही है। सब शौर्य को देखने लगे। पहली बार उस मासूम को अपनी माँ का रूप देखने को मिला था। हमेशा वो पूछता था मम्मा कहाँ है। सब उसे कहते थे उसकी मम्मा काम पर गई है। आज उसे साहिल ने बताया था कि उसके पापा की उसकी मम्मा को ले आए हैं। सामने से आती साँझ ने भी अब नज़र उठाई और सामने खड़े शौर्य को देखा, जो अपने छोटे से चेहरे पर खुशी लिए साँझ को देख रहा था। साँझ ने शौर्य को देखा तो आंखें भर आई उसकी। सिद्धार्थ ने भी शौर्य के कहने पर सामने देखा तो साँझ आ रही थी। अब वो बिल्कुल नेचुरल थी। पहले तो ब्राइडल मेकअप था, लेकिन अब उसके मेकअप उतार दिया गया। सादगी में भी क्या खूबसूरत लग रही थी वो। एक पल के लिए तो सिद्धार्थ की नज़र हटी नहीं। फिर वो तब होश में आया जब शौर्य ने उसकी उंगली छोड़कर साँझ की तरफ भाग गया और जाकर उसके पैरों से लिपट गया और खुशी से बोला, मम्मा।
सबकी आंखें भर आई। सिद्धार्थ भी देखने लगा। साज की बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। छोटा सा बच्चा उम्मीद से उसे देख रहा था। साज अपनी भरी आंखों से उसे देख रही थी, फिर वो मुस्कुरा दी। शादी के बाद उसके चेहरे पर पहली मुस्कुराहट देखने को मिली थी। सिद्धार्थ एकटक साज को देख रहा था। साज ने मुस्कुराकर शौर्य के सर पर हाथ रख दिया और उसका सर सहलाने लगी। शौर्य ने क्यूट सा मुंह बनाकर कहा, मम्मा कहाँ थे आप? मैं बहुत बार कहा पापा से, मम्मा कहाँ है? मैं बहुत मिस करता था आपको। अब आप कभी मत जाना जॉब पर। उस मासूम से बच्चे की बात सुनकर सबकी आंखें भर आईं। सिद्धार्थ सेंस में आया और बोला, शौर्य यहाँ आइए आप। साज ने जब नजरें उठाकर सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ ने उसी टाइम साज को देखा। शौर्य ने साज का हाथ पकड़ लिया और बोला, पापा मुझे मम्मा के पास रहना है। शौर्य की बात सुनकर सिद्धार्थ ने साज से नजरें हटाई और शौर्य से बोला, शौर्य जिद नहीं, यहाँ आइए आप। साज ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। सब साज को देखने लगे, सिद्धार्थ और साज के माँ पापा के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। शौर्य भी खुश हो गया। सिद्धार्थ ने फिर कुछ नहीं कहा। वनराज जी बोले, संजय हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अब आज्ञा दो हमें। जाने की बात सुनकर पूनम जी की आंखें भर आईं और अनु भी रोने लगी। सिद्धार्थ और साज को एक साथ खड़े किया गया। सिद्धार्थ के गले में स्टॉल डाल दिया, फिर एक पल्ला साज के हाथ में दे दिया गया। साज ने एक हाथ से पल्ला पकड़ा और दूसरे हाथ से शौर्य का हाथ पकड़ा था। 7:30 बजे तक साज की विदाई हो गई। साज भी बहुत रोई अपनी फैमिली के गले लगकर। वो कभी दूर नहीं रही थी अपनी फैमिली से, अब वो इतनी दूर जा रही थी। शौर्य ने साज के दुपट्टे का पल्ला पकड़ रखा हुआ था। वह बस साज को देखे जा रहा था। सिद्धार्थ की नज़रें साज और शौर्य दोनों पर थी। साज बहुत समझदार थी तो सबको पता था जैसे भी हुआ हो, लेकिन वो अपने रिश्ते को अच्छे से निभाएंगी। सबसे मिलने के बाद साज कार में बैठ गई। सिद्धार्थ भी शौर्य को लेकर साज के पास बैठ गया। साज की आंखों में अभी आंसू थे। शौर्य ने साज को रोते हुए देखा तो सिद्धार्थ के गोद से उठकर साज की गोद में चला गया। सिद्धार्थ ने एक नज़र शौर्य को देखा, फिर साज को देखने लगा। साज अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। सिद्धार्थ ने अपना रुमाल निकालकर साज के आगे कर दिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। साज ने रुमाल देखा तो अपनी नज़रें सिद्धार्थ की तरफ कर ली। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, सिद्धार्थ ने नज़रें हटाई तो साज ने सर झुका लिया और रुमाल ले लिया। शौर्य साज की गोद में बैठा अपने छोटे छोटे हाथों से साज के आंसू साफ करते हुए बोला, मम्मा आप रो क्यों रही हो? आपको डांटा किसी ने? शौर्य की बात सुनकर साज हल्का सा मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ की नज़र साज पर चली गई। साज ने शौर्य के सिर पर हाथ फेरा और बोला, नहीं राजे, हम ठीक हैं। कितनी प्यारी सी शांत सी आवाज़ थी साज की। सिद्धार्थ ने अपना फ़ोन निकाल लिया और चलाने लगा। शौर्य साज की गोद में बैठा रहा। साज अब शौर्य को गोद में लिए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बाहर देख ही रही थी। उसकी कार एक एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। शौर्य को नींद आने लग गई। वो साज की गोद में ही लेटा सो गया। साज ने बड़े प्यार से उसे होल्ड किया था। सिद्धार्थ की नज़रें बार बार उसकी तरफ जा रही थी। उसने शौर्य को सोता देख फिर साज को देखा जो उसके सिर को धीरे धीरे से सहला रही थी। साज बाहर देख ही रही थी, उसने सिद्धार्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया। 8:15 बजे तक वो सब एयरपोर्ट आ गए। सिद्धार्थ दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया, फिर साज की तरफ आया और दरवाज़ा खोल दिया। साज सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने भी एक नज़र देखा, फिर बोला, शौर्य को दीजिए। सिद्धार्थ साज के थोड़ा पास आकर शौर्य को अपनी गोद में उठाने लगा। वह साज की छाती से चिपक के सो रहा था। सिद्धार्थ और साज के चेहरे बिल्कुल पास आ गए। साज ने अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने एक नज़र साज को देखा तो आंखें जोर से बंद करके बैठी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। फिर उसने नज़रें हटाई और शौर्य को अपनी गोद में लेकर गले से लगा लिया। साज ने अपनी सांस छोड़ी और आंखें खोल दी। जानवी जी वहाँ आ गई और साज से बोली, साज बेटा आओ। सिद्धार्थ थोड़ा साइड हो गया था। जानवी जी ने साज को उतरने में हेल्प की। साज अपनी ड्रेस संभालते हुए चलने लगी। सब एयरपोर्ट में आ गए। प्राइवेट प्लेन बुक किया था तो सब प्राइवेट एरिया से होते हुए प्लेन में बैठ गए। सिद्धार्थ की फैमिली के अलावा इनके करीबी रिश्तेदार भी थे। सब फ्लैट में बैठ गए। सिद्धार्थ और साज को साथ में बिठाया गया। शौर्य को सिद्धार्थ ने कंफर्टेबल से बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर
ब्लैंकेट उड़ा दिया। साज अपनी सीट पर बैठी सब देख रही थी। सिद्धार्थ जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा तो उसने जल्दी से नजरें हटा ली और नीचे देखने लगी। सिद्धार्थ ने एक नज़र साज को देखा, फिर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। दोनों के लिए सिचुएशन एक जैसी थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर में एयर होस्टेज उनको खाना देकर चली गई। साज का बिल्कुल मूड नहीं था खाने का, उसने मना कर दिया। सिद्धार्थ ने भी मना कर दिया और 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। साज की तो हिम्मत नहीं हो रही थी सिद्धार्थ की तरफ देखने की। बहुत अकवर्ड सी सिचुएशन थी। सिद्धार्थ सीट पर सर लगाकर आंखें बंद करके बैठ गया। साज भी बेचारी दुबक कर बैठी रही। 1 घंटे में फ्लाइट दिल्ली आ गई। सब कार में बैठे और घर की तरफ निकल गए। 10 बजने वाले थे। इस बार सिद्धार्थ की कार में जाह्नवी जी भी बैठी थी। शौर्य को जाह्नवी जी ने अपनी गोद में लिया हुआ था। वो आगे पैसेंजर सीट पर बैठी थी। पीछे सिद्धार्थ और साज थे। 10:15 बजे तक सब घर आ गए। घर आकर सब अंदर चले गए और साज और सिद्धार्थ को थोड़ी देर बाहर रोक कर रखा। साज के गृह प्रवेश की तैयारी की गई। जाह्नवी जी ने दोनों की आरती उतारी, फिर अंदर ले आए। जाह्नवी जी ने कहा, सिड, साज रात हो गई है, सब सफ़र से थके हुए हैं, तुम दोनों भी आराम करो रूम में जाकर। साज के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। सिद्धार्थ ने जाह्नवी जी से कहा, मॉम शौर्य कहाँ है? जाह्नवी जी ने एक नज़र साज को देखा, फिर सिद्धार्थ से थोड़ी धीरे से बोली, सिड, शौर्य हमारे साथ सो जाएगा आज, तुम और साज बात करो। सिद्धार्थ जाह्नवी जी को घूरने लगा और धीरे से बोला, मॉम, मैं उनको अपने रूम में ही लेकर जाऊंगा। आप सबके कहने पर मैंने शादी कर ली, अब ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा आप। शौर्य को लेकर जा रहा हूँ मैं ऊपर, आप इनको दूसरा रूम दे दीजिए कोई। जाह्नवी और वनराज जी सुनकर साज को देखने लगे। साज पीछे खड़ी थी तो उसने भी सुन लिया। साज ने सिर उठाया लेकिन उसकी आंखें भर आई थी। वनराज जी सिद्धार्थ को थोड़ा साइड में किया और बोले, सिद्धार्थ, वाइफ है तुम्हारी साज, जैसे भी हालत में हुई हो, लेकिन शादी हुई है तुम दोनों की। सिद्धार्थ, डैड प्लीज़ फोर्स मत कीजिए, आप सबकी मर्जी मैंने मान ली, अब इसके आगे आप सब यह रिश्ता थोपेंगे नहीं मुझ पर। सिद्धार्थ बहुत सीरियस होकर बोल रहा था। साज बेचारी चुपचाप सी खड़ी थी। जाह्नवी जी सिद्धार्थ के पास आई और बोली, एक बार बात तो करो, बहुत प्यारी लड़की है वो। साज के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन तुम दोनों को बात तो करनी होगी। बात नहीं करोगे तो रिश्ता कैसे निभा पाओगे? सिद्धार्थ थोड़ा चुप हो गया, फिर उसने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा। साज सर झुकाए खड़ी थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोला, मॉम डैड, बस आज रात के लिए बात करूँगा, कल से इनका रूम अलग रेडी करवा दीजिएगा। और आदित्य से मिलने यूएस जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो नहीं बचेगा मुझसे, यह गलती माफ़ नहीं करूँगा मैं। वनराज जी के चेहरे पर भी गुस्सा आ गया और वो बोले, आदित्य को तो हम खुद नहीं माफ़ करेंगे। एक बच्ची की ज़िंदगी ख़राब करके वो जाना चाहता था। अगर वो ऐसा कर सकता है तो हम भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते उससे। तुम भी उससे मिलने नहीं जाओगे। मुझे देखना है वो कब तक भागता है। जाह्नवी जी बोली, आप दोनों शांत हो जाइए, मैं बात करूंगी आदित्य से। वनराज जी गुस्से में जाह्नवी को देखकर, आप कोई बात नहीं करेंगी उससे। अगर किसी ने भी आदित्य से रिश्ता रखने की कोशिश की तो उसका रिश्ता हमसे ख़त्म हो जाएगा, बाकी आप सबकी मर्जी। वनराज जी गुस्से में बोलकर चले गए। जाह्नवी जी की आंखों में आंसू आ गए। सिद्धार्थ ने अपनी मॉम को देखा और बोला, मॉम, आदित्य को डिफेंस मत कीजिए इस बार, यह गलती माफ़ी लायक नहीं है। हर बार इग्नोर करते आए हैं हम उसे, लेकिन इस बार नहीं। जाह्नवी जी ने आंसू भरी आंखों से हाँ में सर हिला दिया और बोली, ठीक है, तुम दोनों जाओ, रूम में थक गए होंगे। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। जाह्नवी जी भी साज के पास आई और उसके सर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से बोली, साज, यह तुम्हारा ही घर है, पराया मत समझना खुद को यहाँ। एक बार सिद्धार्थ से बात करो, तुम्हारा सामान ऊपर रूम में भेज दिया है, कुछ और चाहिए हो तो बताना। साज जाह्नवी जी को देखने लगी। सिद्धार्थ अपनी पेंट की जेब में हाथ डाले साज को देख रहा था। जाह्नवी जी वहाँ से चली गई। साज ने नज़रें झुका ली। सिद्धार्थ थोड़ा उसकी तरफ आया और बोला, चलिए। साज ने सिद्धार्थ की तरफ नहीं देखा और धीरे धीरे चलने लगी। सिद्धार्थ थोड़ा आगे चल रहा था। साज अपनी ड्रेस संभालते हुए उसके पीछे आ गई। सिद्धार्थ उसे रूम में ले आया। साज रूम में आई तो उसकी नज़र रूम पर गई तो बस देखने लगी।
यह रूम तो उसके रूम से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। सिद्धार्थ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सांझ वही खड़ी रही। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा, फिर बोला, आप चेंज कर लीजिए पहले। सांझ एकदम से घबरा गई और पीछे हो गई। सिद्धार्थ ने उसे डरते हुए देखा तो बोला, रिलैक्स। सांझ ने सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ ने आंखों से ही उसे शांत रहने को बोला। सांझ नर्वस हो रही थी। सिद्धार्थ ने उसे चेंजिंग रूम की तरफ इशारा कर दिया। सांझ सर झुकाए चली गई। सिद्धार्थ उसे जाते हुए देखता रहा। फिर गहरी सांस लेकर वो बालकनी की तरफ आ गया और अपनी जेबों में हाथ डालकर खड़ा हो गया। वो एक टक चांद को देख रहा था। जो भी आज उसकी लाइफ में हुआ उसके बारे में सोच रहा था। सांझ का चेहरा भी बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। थोड़ी देर बाद सांझ चेंज करके बाहर आ गई। उसने मैरून कलर का कॉटन का सिंपल सा कुर्ता और प्लाजो पहन लिया। सारी ज्वेलरी उतार दी, बस गले में मंगलसूत्र रहने दिया। बालों को खुला ही रहने दिया। फेस उसने धो लिया था। बिना मेकअप के कुछ ज़्यादा ही क्यूट और मासूम लगती थी वो। ऊपर से उनकी नीली आंखें तो बस कहर थी। मांग में भरा सिंदूर ही उसका श्रृंगार था इस वक्त। सांझ रूम में वापस जाकर देखने लगी। सिद्धार्थ वहाँ नहीं था। उसने बालकनी की तरफ जाकर नहीं देखा। कुछ देर वो ऐसे ही खड़ी रही, फिर जाकर बेड पर बैठ गई। बेचारी थोड़ी घबराई सी हुई थी। सिद्धार्थ की बातें उसने सुनी थी नीचे। उसे अब डर लग रहा था सिद्धार्थ से। 2 मिनट ही हुए होंगे बैठे उसे कि सिद्धार्थ बालकनी से रूम के अंदर आ गया। सांझ ने जैसे ही देखा वो जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने उसे देख लिया। वो बहुत डरी सी लग रही थी। सिद्धार्थ की एक पल के लिए नजरें ही जम गई उस पर। सिंपल से सूट में बिना कोई मेकअप के कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी वो, और देखने में बच्ची जैसी लग रही थी, जैसे कोई नाबालिग लड़की हो। सांझ का बेबी फेस था जिसकी वजह से वो अपनी उम्र से 2-3 साल कम ही लगती थी। सिद्धार्थ तो डाउट में चला गया कि कहीं बच्ची तो नहीं है यह। पहले तो मेकअप की वजह से फिर थोड़ी बड़ी सी लग रही थी, लेकिन अब सिद्धार्थ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी तरफ आ गया। सांझ ने जब सिद्धार्थ को अपनी तरफ आते देखा तो घबराने लगी। सर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं उसकी। सिद्धार्थ ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, आप डरिए मत, रिलैक्स रहिए। सांझ ने सुना तो फिर हिम्मत करके अपनी नज़रें उठाई और सिद्धार्थ को देखने लगी। उसकी नीली आंखें तो किसी को भी कायल कर दे। उसकी बेबी फेस पर बहुत सूट करती थी। अगर वो क्यूट थी, हैंडसम सिद्धार्थ भी कम नहीं था। बहुत लड़कियां पागल थी उसके लिए। सिद्धार्थ ने आराम से कहा, एज क्या है आपकी? सांझ ने सुना तो कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर धीरे से बोली, 22। सिद्धार्थ ने सुना तो बोला, यू श्योर? सांझ घबरा गई और नज़रें झुका ली। सिद्धार्थ ने उसे घबराते हुए देखा तो बोला, आप रिलैक्स रहिए, आप दिखने में छोटी लग रही हैं, इसलिए पूछा मैंने। सांझ कुछ नहीं बोली। सिद्धार्थ उसे देखने लगा। जब सांझ ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो बोला, सांझ, आदित्य ने जो भी किया मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। मैं डिफेंस नहीं कर रहा, लेकिन वो भाई है मेरा और आपके साथ गलत किया है उसने, तो हम सब आपके जिम्मेदार हुए उसकी इस गलती के। मैं और मेरी फैमिली हम कभी भी आदित्य को सपोर्ट नहीं करेंगे। आपकी लाइफ ख़राब करने का हक नहीं है उसके पास। सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। सांझ की आंखें भर आई। सिद्धार्थ ने उसकी बड़ी आंखें देखी तो ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गया और टिश्यू बॉक्स उठा करके लाया और सांझ के आगे कर दिया। सांझ ने नामे सर हिला दिया और अपने हाथों से अपने आंसू साफ करने लगी। सिद्धार्थ को सांझ के लिए बुरा लग रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, आई नो हमारी शादी सही मैच नहीं है। आपको आदित्य से शादी करनी थी और मुझे कभी शादी करनी ही नहीं थी। सांझ सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बाहर आ गई। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन मैं कभी कोई फोर्स नहीं करूँगा आपको किसी भी चीज़ के लिए। मेरा एक बेटा है जो मेरे लिए सब कुछ है। मैं खुश हूँ अपने बेटे के साथ। आप जब आज़ाद होना चाहें इस रिश्ते से, आप मुझे बता सकती हैं। हमारे बीच शायद कभी कोई बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। आप खुद बची हैं अभी। मैं आप पर अपना और अपने बेटे का बर्डन नहीं डालूँगा। हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए हमने शादी की, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमें यह शादी ज़बरदस्ती निभानी ही है। आपकी बहुत कम एज है, बहुत बड़ी लाइफ है आपके पास, आप आगे बढ़ सकती है। मैं आपको आपकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ वापस भेजूंगा। और एक बात, आदित्य ने जो भी किया मैं आदित्य को आपके सामने लेकर आऊँगा।
आपको जो सज़ा देनी है उसमें मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। आदित्य ने आपके साथ गलत किया है, उसे सज़ा देने का हक भी आपके पास है। आपके इस फैसले में आपका साथ दूंगा, बस इतना ही था। बाकी आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। साँझ बस एकटक सिद्धार्थ को देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। उसने अपने कुर्ते को मुट्ठी में कसा हुआ था, आंखों से आंसू की धारा निकल रही थी। सिद्धार्थ को साँझ का रोना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। यहाँ गलती उसके भाई की थी। साँझ ने रोते हुए ना में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊँगा, रेस्ट कीजिए आप। सिद्धार्थ ने टिश्यू का डब्बा बेड पर रख दिया, फिर एक नज़र साँझ को देखकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। साँझ ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होते देखा, उसके सब्र के बांध टूट गया। वो अपने मुंह पर हाथ रख के ज़ोर से रोने लगी। दिल तो उसका ज़ोर से रोने का कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं सिद्धार्थ न सुन ले, इसलिए वो मुंह बंद करके रो रही थी। वो बेड पर बैठ गई और बहुत बुरी तरह रोने लगी। और रोए भी क्यों ना, एक ही दिन में उसके साथ कितना कुछ हो गया। उसकी शादी जिससे होने वाली थी, वो लड़का उसे छोड़कर भाग गया, और जिससे शादी हुई थी वो अपनाने को मना कर रहा था। और वो बेचारी अपने माँ बाप से वादा करके आई थी कि वो यह शादी मरते दम तक निभाएगी, लेकिन उसका पति ही उसे नहीं स्वीकार कर रहा। तो क्या करे वो अब? कहाँ जाए, क्या कहे किसी से? इसमें सास की क्या गलती थी? हर तरफ से उससे ही फेस करना पड़ रहा था। वो रोती रही। जब उसे वॉशरूम के ओपन होने की आवाज़ सुनी तो जल्दी से अपनी आंखें साफ कर ली और बेड से उठकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ चेंज करके आ गया था। उसने सास को देखा तो बोला, आप सो जाइए आराम से, एक दिन की बात है, कल आपको दूसरा बेडरूम मिल जाएगा। सास को फिर रोना आने लगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को रोने से रोक करके वो बिना सिद्धार्थ को देखे बोली, हम सोफे पर सो जाएंगे। साँझ ने बेड से पिलो उठाया और सोफे की तरफ चली गई। सिद्धार्थ उसे देखता रहा। साँझ को फिर रोना आ गया। वो बिना आवाज़ के रोने लगी। उसने पिलो सोफे पर रखा और जाकर बैठ गई। सिद्धार्थ ने उसे एक नज़र देखा, फिर ड्रेसिंग रूम में एक ब्लैंकेट लाकर साँझ को दे दिया। साँझ अपना चेहरा सिद्धार्थ से छुपा रही थी। सिद्धार्थ ने कंबल सोफे पर रख दिया, फिर साँझ से बोला, कुछ चाहिए तो बता सकती हैं आप। साँझ ने सर झुकाए ही ना में सर हिला दिया। सिद्धार्थ साँझ को एक गहरी नज़र से देखकर बेड की तरफ आ गया और लाइट ऑफ कर दी। साँझ कंबल लेकर सोफे पर लेट गई और रात के अंधेरे में बेचारी आंसू बहाती रही। सिद्धार्थ की नज़र साँझ पर ही थी। उसे पता था साँझ रो रही है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा था सब कुछ। अगली सुबह 7 बज रहे थे। वैसे तो सिद्धार्थ को जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन कल रात वो सोया ही नहीं, बस साँझ को देखता रहा। उसे बुरा लग रहा था साँझ के लिए, लेकिन वो हेल्पलेस था। साँझ के रोने का एहसास उसे सारी रात होता रहा। 3-4 बजे के आसपास साँझ सोई होगी तो उसके साथ ही सिद्धार्थ को भी नींद आई। लेट से सोने की वजह से दोनों अभी तक सो रहे थे। दोनों की नींद एक साथ खुली, क्योंकि उनके रूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक हो रहा था। साँझ हड़बड़ाकर उठ गई। सिद्धार्थ भी उठकर बैठ गया। साँझ और सिद्धार्थ ने पहले एक दूसरे को देखा। साँझ की आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। सिद्धार्थ एकटक देखने लगा। साँझ ने अपनी नज़रें हटा ली तो सिद्धार्थ भी बेड से उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। साँझ भी देखने लगी। सिद्धार्थ ने दरवाज़ा खोला तो सामने क्यूट सा शौर्य खड़ा था, जिसके चेहरे पर क्यूट सी स्माइल थी। शौर्य को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने शौर्य को गोद में उठा लिया। शौर्य भी चहक उठा और बोला, गुड मॉर्निंग पापा। सिद्धार्थ उसकी गाल पर हल्का सा किस करके गुड मॉर्निंग बच्चा। साँझ दोनों को देख ही रही थी। सिद्धार्थ शौर्य को अंदर ले आया। शौर्य की नज़र साँझ पर गई तो वो खुश होकर बोला, पापा नीचे उतारो, मम्मा के पास जाना है। सिद्धार्थ और साँझ की नज़रें जा मिली। अब बच्चे को क्या पता उसके माँ बाप ने क्या डिसाइड किया है। शौर्य उतारने के लिए बोलने लगा तो सिद्धार्थ ने उसे नीचे उतार दिया। शौर्य भागकर साँझ के पास गया और सोफे पर चढ़कर साँझ की गोद में बैठ गया और गले लगकर बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। साँझ की आंखें भर आई। वो सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ की मर्जी के बिना वो उसके बेटे को कैसे प्यार कर सकती थी। सिद्धार्थ ने साँझ की आंखों में आंसू देखे
तो अपनी नजरें हटा ली और बाथरूम में चला गया। साज का दिल टूटने लगा, लेकिन उससे रहा नहीं गया। शौर्य था ही इतना प्यारा बच्चा, कोई भी लाड़ प्यार किए बिना रह नहीं पाए। साज के चेहरे पर खूबसूरत सी स्माइल आ गई। उसने शौर्य के सर पर हाथ फेरा और उसके माथे पर किस कर लिया और बोली, गुड मॉर्निंग राजे, कैसे हो आप? शौर्य क्यूट सा मुंह बनाकर, मैं ठीक हूँ मम्मा, मैं आपको बहुत मिस करता था। मेरे सारे फ्रेंड्स की मम्मा है, अब मैं भी सबको कहूँगा मेरे पास भी मम्मा आ गई। शौर्य की बात सुनकर साज को रोना आ गया। उसने शौर्य को अपनी छाती से लगाकर सहलाने लगी। छोटा सा शौर्य साज की गोद में बड़ी खुशी से बैठा। उसे भी सुकून मिल रहा था। हर छोटे बच्चे को माँ चाहिए होती है। बाप चाहे जितना भी प्यार कर ले, लेकिन जैसा प्यार माँ करती है वो कोई नहीं कर सकते। साज ने शौर्य को खुद से अलग किया और उसकी गाल पर किस करके धीरे से बोली, शौर्य अब मम्मा आ गई है ना, आपका जो मन करे आप हमें बताना। शौर्य मुस्कुरा दिया और मासूम से बोला, मम्मा आप अब कभी मत जाना। साज को फिर से रोना आने लगा, लेकिन खुद को रोककर वो ना में सर हिलाकर बोली, नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। शौर्य खुशी से चहकते हुए, सच्ची? शौर्य ने इतनी मासूमियत से कहा। साज रोते रोते हंसने लगी और हाँ में सर हिलाने लगी। शौर्य ने साज का मुंह पकड़कर उसकी गाल पर किस करने लगा। साज भी खुश हो गई। बेचारी ने कल की रात रोते हुए निकाल दी। शौर्य उसके लिए खुशी की वजह बनकर आया। वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा सिद्धार्थ देख रहा था। साज हंस रही थी अब शौर्य के साथ, लेकिन उसकी इस हंसी में भी थोड़ा दर्द था। सिद्धार्थ शौर्य को लेने आया था, शौर्य को नहलाने के लिए, लेकिन वो साज के साथ खेलता देखकर वो वहीं रुक गया। साज की नजरें अचानक सिद्धार्थ पर चली गई तो बेचारी की खुशी एक पल में गायब हो गई। वो घबरा गई और शौर्य को पकड़कर नजरें झुकाए बैठ गई। सिद्धार्थ ने उसे ऐसे देखा तो नजरें हटा ली, फिर थोड़ा जोर से बोला, शौर्य चलिए शावर लीजिए। साज तो काफी गई। शौर्य ने सुना तो बोला, पापा मम्मा से नहाना है मुझे। सिद्धार्थ ने सुना तो थोड़ा गुस्से में बोला, शौर्य सुना नहीं आपने? सिद्धार्थ बहुत कम गुस्सा करता था शौर्य पर, बिल्कुल ना के बराबर ही। वो कम टाइम बिताता था और जितना भी टाइम होता था वो अच्छे से बिताता था। आज बहुत टाइम बाद कहीं गुस्सा किया होगा उसने। शौर्य को भी रोना आने लगा और साज को भी। बेचारे दोनों सोफे पर बैठे रोने जैसे हो गए। सिद्धार्थ दोनों को देखकर हैरान हुआ। शौर्य ने रोंदो आवाज में बोला, मम्मा देखो पापा डांट रहे हैं। शौर्य की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से देखने लगा। वो कुछ कहता उससे पहले ही साज रोंदू सा मुंह बनाकर सिद्धार्थ से बोली, प्लीज मत डांटिए। शौर्य तो क्या, अब तो साज भी बच्ची लग रही थी। सिद्धार्थ ने तो इतना डांटा भी नहीं था, बस हल्के से गुस्से में कहा था। दोनों माँ बेटे रोने लगे। सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेकर साज और शौर्य की तरफ आया और साज से बोला, मैंने नहीं डांटा, बस थोड़ा जोर से बोला, आप दोनों रोना बंद करो पहले। शौर्य रोते हुए, पापा मुझे मम्मा के साथ ही नहाना है, मम्मा तैयार करेंगे मुझे। सिद्धार्थ फिर कुछ बोलने लगा तो साज रोते हुए बोली, हम कर देंगे रेडी शौर्य को, प्लीज अब डांटना मत इनको। शौर्य सिद्धार्थ दोनों को देखने लगा। दोनों एक दूसरे से चिपके थे। सिद्धार्थ कुछ बोल ही नहीं पाया। दोनों का ही रोना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ ने बड़े आराम से कहा, ठीक है आप रोना बंद कीजिए दोनों। शौर्य यहाँ आइए एक बार, सिद्धार्थ ने आगे कर दी। शौर्य और साज दोनों सिद्धार्थ को देखने लगे। सिद्धार्थ की नजरें साज पर भी जा रही थी। शौर्य ने साज को एक बार देखा। साज ने शौर्य को गोद से उतार दिया तो शौर्य भागकर सिद्धार्थ के पास चला गया। सिद्धार्थ ने जल्दी से उठा लिया और अपने गले से लगा लिया। साज बड़ी मासूमियत से दोनों हाथों से अपनी आंखें साफ करने लगी। सिद्धार्थ की नजरें साज पर ही थी। वो शौर्य को बाहों में लिया, उसका सर सहला रहा था और साज को भी देख रहा था, जो आलती पालती मारकर सोफे पर बैठी थी और अपनी आंखें साफ कर रही थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, फिर जल्दी से छुपा ली। सिद्धार्थ ने शौर्य को खुद से अलग किया और बोला, शौर्य आपको पता है ना, मुझे आपका रोना नहीं पसंद। साज सिद्धार्थ को देखने लगे। कितने प्यार से बात कर रहा था वो शौर्य से। कहीं से नहीं लग रहा था कि यह सिद्धार्थ का अपना बच्चा नहीं। शौर्य वापस हंसने लगा। फिर सिद्धार्थ की गोद में ही साज को देखते हुए बोला, मम्मा चलो, दीदी ने कहा था मम्मा पापा को लेकर आऊं। साज और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखने लगे। साज ने फिर से जल्दी से नजरें हटाई और सोफे से उठकर उनकी तरफ आ गई। उसने शौर्य की तरफ बाहें कर दी तो शौर्य साज की गोद में आ गया।
सिद्धार्थ साँझ को देख रहा था, लेकिन साँझ ने नहीं देखा। वो शौर्य को लेकर वॉशरूम चली गई। सिद्धार्थ ने दोनों को देखता रहा, फिर जाकर सोफे पर बैठ गया। अपना हेड डाउन करके सर पकड़ लिया। साँझ शौर्य को लेकर वॉशरूम में आई। दोनों अब खुश थे। साँझ बड़े प्यार से और खुशी से शौर्य को ब्रश करवा रही थी पहले। फिर उसने बाल्टी में थोड़ा सा गर्म और ठंडा पानी मिक्स किया और शौर्य को नहला दिया। शौर्य बहुत मस्ती कर रहा था। साँझ भी हंस रही थी। उन दोनों की हंसने की आवाज़ सिद्धार्थ को बाहर सुनाई दे रही थी। उसने सर उठाकर एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा, फिर वापस सर झुकाकर आंखें बंद कर ली। 10 से 15 मिनट में साँझ शौर्य को नहलाकर उसे टॉवल में लपेटकर गोद में उठाए बाहर आ गई। उसने शौर्य को बेड पर उतार दिया और दूसरे टॉवल से उसका सर साफ करने लगी। सिद्धार्थ सोफे पर बैठा बस देख रहा था। यह सब काम वो करता था। आज बेचारा बैठा देख रहा शौर्य ड्रामा कर रहा था। टॉवल पकड़कर खड़ा था। साँझ ने उसके बाल साफ करके कहा, शौर्य हम आपके कपड़े लेकर आते हैं, आप यही बेड पर ही रहना। शौर्य ने हाँ में सर हिला दिया। साँझ ड्रेसिंग रूम में चली गई। वहाँ सिद्धार्थ के साथ साथ शौर्य के भी कपड़ों का कलेक्शन था। बहुत कपड़े थे शौर्य के। साँझ के जाने के बाद सिद्धार्थ उठा और शौर्य के पास आया और उसकी बॉडी को टॉवल से साफ करते हुए बोला, शौर्य आपके मम्मा आ गए तो आप पापा को भूल गए? शौर्य ने मासूमियत से ना में सर हिला दिया और बोला, नहीं पापा। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया, फिर बोला, बच्चे इतनी आदत मत डालना मम्मा की, मुश्किल हो जाएगी बाद में। शौर्य को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पीछे खड़ी साँझ को समझ आ गया। साँझ का चेहरा फिर से उतर गया और आंखें फिर भरने लगी। शौर्य ने पीछे साँझ को देखा तो बोला, मम्मा जल्दी, ठंडी लग रही है। शौर्य की बात सुनकर सिद्धार्थ ने पीछे देखा। साँझ अपनी आंखें साफ कर रही थी। उसने सिद्धार्थ को नहीं देखा। साँझ शौर्य को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके कपड़े लेकर आ गई। सिद्धार्थ साँझ को देखता रहा। वो वहीं खड़ा था, दूर नहीं हुआ था। साँझ शौर्य को कपड़े पहनाने लगी। सिद्धार्थ की नज़रें उसे खुद पर फील हो रही थी, लेकिन वो नहीं देखना चाहती थी अभी। साँझ ने शौर्य को कपड़े पहनाए, फिर ड्रेसिंग टेबल से कॉम्ब लेकर उसके बाल अच्छे से कॉम्ब कर दिए और बाद में उसे छोटे छोटे घर में पहनाने वाले सैंडल्स पहना दिए। साँझ मुस्कुरा दी और शौर्य का चेहरा हाथ में लेकर उसके गालों पर किस कर दिया और बोले, बहुत हैंडसम लग रहे हो आप। शौर्य ने जल्दी से साँझ का चेहरा पकड़कर उसकी गाल पर भी किस कर दिया और बोला, थैंक यू मम्मा। साँझ हल्का सा मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ दोनों को देख रहा था, जो अपने में ही बिजी थे। सिद्धार्थ को अजीब सा फील हुआ। उसने आगे बढ़कर शौर्य को पकड़कर अपनी गोद में लिया और रूम से बाहर की तरफ लाते हुए बोला, शौर्य नीचे दादू के पास जाइए, धूप में बैठिए थोड़ी देर, हम आते हैं वहीं। शौर्य खुश होकर, ठीक है पापा। सिद्धार्थ ने शौर्य को एक बार देखा, फिर उसने भी आगे बढ़कर शौर्य की गाल पर किस कर दिया और फिर दूसरी गाल पर भी। शौर्य भी खुश हो गया और सिद्धार्थ को वापस किस कर दिया। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया, फिर उसने शौर्य को नीचे उतारा। शौर्य अपने छोटे छोटे पैरों से भागते हुए नीचे की तरफ आ गया। सिद्धार्थ देखता रहा। शौर्य धीरे धीरे सीढ़ियाँ पकड़कर नीचे उतर रहा था। शौर्य को आदत थी, वो अकेले सीढ़ियाँ चढ़ भी जाता था और उतर भी। सिद्धार्थ उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उतर नहीं गया। फिर वो रूम में वापस आ गया। उसने इधर उधर देखा तो साँझ नहीं थी रूम में। फिर उसे वॉशरूम में पानी चलने की आवाज़ आई तो एक नज़र वॉशरूम को देखा, फिर रूम को देखने लगा। थोड़ा बिखरा हुआ था। सिद्धार्थ को गंद बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके रूम की हर चीज़ अपनी जगह पर परफेक्ट रहती थी। सिद्धार्थ ने सोफे से ब्लैंकेट और पिल्लो उठा लिया। ब्लैंकेट को फोल्ड करके वो ड्रेसिंग रूम में उसकी जगह पर रखाया। ड्रेसिंग रूम में उसे साँझ के 3 बड़े बड़े सूटकेस दिखे। एक सूटकेस खुला हुआ था, जिसमें से शायद साँझ ने कपड़े निकाले होंगे। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और बोला, यह दूसरा शौर्य है। मेरी ज़िंदगी में 2-2 बच्चे संभालने पड़ेंगे मुझे। सिद्धार्थ ने साँझ का सूटकेस बंद कर दिया और तीनों सूटकेस को काउंटर से साथ लगा दिया। साँझ की कल रात वाली ड्रेस भी वहीं पड़ी थी जो वो पहनकर आई थी। सिद्धार्थ ने वो भी उठाई और उसे हैंगर में लगाकर टांग दिया। उसे समझ आ गया था साँझ चीज़ें यहाँ वहाँ रख देती हैं। बेचारी ने किया भी नहीं था कभी काम। वहाँ उसे लाडली रखा हुआ था सबने। उसकी माँ और सर्वेंट करते थे उसकी रूम का सारा काम। साँझ बहुत शांत थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन घर के काम उसने ज़्यादा नहीं किए, बस अपने खाने जितना वो
चाय, सैंडविच, मैगी, बस यह सब बना लेती थी। ज़्यादा बर्डन उसकी फैमिली ने भी कभी नहीं दी थी उसे। रूम में सर्वेंट साफ सफाई कर देते थे और उसकी माँ उसके कपड़े वगैरह सब सेट करती थी। यहाँ भी बेचारी वही फॉलो कर रही थी। उसे क्या पता था वो जिसके साथ रूम में रह रही हैं वो ओसीडी है। अब बेचारी धीरे धीरे समझेंगी। वैसे तो सिद्धार्थ के रूम की साफ़ सफाई भी सर्वेंट ही करते थे, लेकिन बेड वगैरह वो खुद बना लेता था। उसे अजीब लगता कुछ भी बिखरा हुआ देखना। सिद्धार्थ थोड़ी सफाई करके फिर बालकनी में आ गया। बहुत अच्छा मौसम था। सुबह सुबह वो फ्रेश एयर लेने लगा। उसकी बालकनी में अभी धूप नहीं आई थी। वैसे तो गर्मियाँ शुरू होने वाली थी अब, लेकिन फिर भी अभी धूप इतनी चुभती नहीं थी। सुबह की धूप अच्छी लगती है। साँझ नहाकर बाहर आ गई। उसने अपने बालों पर टॉवल लपेटा था। उसने थोड़े से बाल टॉवल से साफ किए और फिर टॉवल को बेड पर रख दिया और ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी। आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ रूम में आ गया। साँझ अपने बाल सुखा रही थी। सिद्धार्थ ने पीछे से साँझ को एक नज़र देखा, फिर उसकी नज़र बेड पर पड़े टॉवल पर गई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली 1 सेकंड के लिए। फिर उसने आंखें खोलकर गहरी सांस ली और टॉवल बेड से उठा लिया और बाहर आकर बालकनी में सूखने के लिए डाल दिया। साँझ को पता नहीं चला। सिद्धार्थ चुपचाप वॉशरूम चला गया। अब जाकर साँझ की नज़र गई। वो वॉशरूम के दरवाजे की ओर देखने लगी। साँझ का मुंह छोटा सा हो गया। बड़ी प्यारी सी लग रही थी वो। फिर उसने वॉशरूम से नज़रें हटाई और तैयार होने लगी। साँझ मेकअप ज़्यादा नहीं करती थी। वो ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने सूटकेस से मेकअप किट निकाल कर ले आई और मैडम सूटकेस को खुला ही छोड़कर आ गई। वो मेकअप किट भी क्रीम वगैरह निकाल कर मुँह पर लगाने लगी। फिर हल्का सा मेकअप किया, होठों पर न्यूड लिपस्टिक लगाई, एक छोटी सी स्टोन वाली बिंदी लगाई और सिंदूर की डिब्बी ली और हाथ में लेकर उसने अपनी मांगें भर ली। सिंदूर लगाने से उसके लुक्स में 4 चांद लग गए। अभी नई नई शादी थी। सिंदूर तो सबसे मस्ट होता है। उसने थोड़ा हैवी सूट डाला था। पूनम जी उसे समझाकर भेजा था कि शादी के अगले दिन हैवी सूट डालना। बहुत ही खूबसूरत सा रेड और गोल्डन कॉम्बिनेशन का सूट डाल लिया। साड़ी भी थी लेकिन उसे लगानी नहीं आती थी। अब सुबह सुबह वो हेल्प भी किससे मांगती, इसलिए सूट ही डाल लिया। बेहद खूबसूरत लग रही थी। बस कोई देखे तो नजरें ही न हटे उससे। साँझ तैयार हुई। एक नज़र खुद को शीशे में देखा और वो खुद भी अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसकी नज़र अपने मांग के सिंदूर पर रुक गई। शादी हो गई थी उसकी। वो सोच ही रही कुछ कि सिद्धार्थ भी नहाकर बाहर आ गया। साँझ हड़बड़ा गई। सिद्धार्थ की नज़र साँझ पर गई तो उससे नज़रें हटा ही नहीं पाया। मासूम सा चेहरा था साँझ का, नजाकत से भरी। भोलापन उसकी पर्सनालिटी में ही झलकता था। कोई भी उसे देखकर समझ जाए कि बहुत इनोसेंट सी है। साँझ ने नज़रें झुका ली तो सिद्धार्थ सेंस में आया। साँझ साइड हो गई। उसे लगा सिद्धार्थ को रेडी होना होगा। सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की सी नर्वसनेस थी। साँझ आकर सोफे के पास खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने ड्रेसिंग टेबल को देखा। साँझ का मेकअप रखा हुआ था। सिद्धार्थ ने देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर नॉर्मल होकर साँझ की तरफ मुड़ा और बोला, साँझ आप अपना मेकअप थोड़ा विंड अप कर लीजिए। साँझ ने सुना तो घबरा गई। उसकी नज़र मेकअप पर गई। ड्रेसिंग टेबल पर बिखरा था। उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और भागकर आ गई। सिद्धार्थ उसकी हड़बड़ाहट देखकर हैरान हुआ, फिर थोड़ा सा साइड हो गया। साँझ के हाथ काँप रहे थे। उसे लगा सिद्धार्थ डांटने ना लग जाए उसे। वो काँपते हाथ से अपना मेकअप किट डालने लगी, लेकिन कहते हैं ना, जल्दबाजी की चीज़ें गलत ही होती हैं। साँझ के हाथ से उसकी साड़ी किट नीचे गिर गई। साँझ घबरा गई। सिद्धार्थ भी देखने लगा। साँझ बेचारी की डर से हालत ख़राब हो गई। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई सिद्धार्थ को देखने की। वो जल्दी से नीचे बैठकर अपने काँपते हाथों से अपना सामान उठाने लगी। सिद्धार्थ ने देखा, नीचे बैठ गया और बोला, रहने दीजिए आप, मैं करता हूँ। साँझ ने डरते हुए सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और साँझ को बस रोने को ही रहती थी। सिद्धार्थ ने उसका चेहरा देखा और बोला, इट्स ओके, आप रिलैक्स रहिए, उठिए, पानी पिए आप, मैं उठा देता हूँ। साँझ ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह जाकर सच में टेबल से उठाकर पानी पीने लगी। सिद्धार्थ ने देखा तो हैरान सा हुआ। वो देखने ही लगा। वो सिद्धार्थ की बात को ऑर्डर की तरह ले रही थी। सिद्धार्थ तो
कंसर्न दिखा रहा था। साज सारा पानी पी गई, फिर सिद्धार्थ की तरफ देखा, जैसे बता रही हो उसने पानी पी लिया है। सिद्धार्थ के चेहरे पर ना चाहते हुए भी स्माइल आ गई। वो सांस से नजरें हटाई और नीचे उसका मेकअप का सामान उठाते हुए मुस्कुराने लगा। साज बेचारी चुपचाप वहाँ खड़ी रही। सिद्धार्थ ने सारा सामान मेकअप किट में डाला, फिर उसे बंद करके उसने ड्रेसिंग टेबल में एक साइड रख दिया। फिर वो चेंज करके ड्रेसिंग रूम में आ गया तो फिर उसे वहीं देखने को मिला। साज अपना सूटकेस फिर खुला छोड़कर चली आई थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर फिर स्माइल आ गई। वैसे उसे गुस्सा आता था जब वो कुछ बिखरा हुआ इधर उधर देखता था, लेकिन यह पहली बार था जब उससे गुस्सा नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए फिर उसका सूटकेस बंद करके साइड में रख। यार साज इतनी मासूम सी थी, उस पर किसी को गुस्सा आ भी नहीं सकता था। हमारे सिद्धार्थ बाबू कैसे कर ले गुस्सा उसकी नन्ही सी जान पर। सिद्धार्थ चेंज करके वापस आया। साज अभी भी वैसे ही खड़ी थी। सिद्धार्थ ने देखा तो बोला, आप बैठ जाइए, बस 10 मिनट फिर चलते हैं नीचे। साज ने हाँ में सर हिला दिया और सोफे पर बैठ गई। सिद्धार्थ के सामने तो बेचारी बोलती ही नहीं कुछ, वो जैसा कह देता वो मान लेती। सिद्धार्थ शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होने लगा। साज सिद्धार्थ को देख रही थी, कितना हैंडसम लग रहा था वो। साज की नज़रें ना चाहते हुए भी बार बार उसे ही देख रही थी। सिद्धार्थ ने बाल सही करते हुए एक नज़र साइड में देखा तो साज हड़बड़ा गई, जल्दी से नजरें हटा ली। सिद्धार्थ ने साज को एक नज़र देखा, फिर रेडी होने लगा। वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने, उसके ऊपर उसने ब्लैक कोट पहन लिया। पैरों में काले जूते, वॉच वगैरह लगाकर उसने अपना परफ्यूम छिड़का और तैयार हो गया। साज बेचारी ने डर के मारे उसके साथ सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ रेडी हुआ और साज की तरफ मुड़कर बोला, चलिए। साज ने हाँ में सर हिला दिया और सोफे से उठकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने आगे चलने का इशारा किया। साज चुपचाप चलने लगी। सिद्धार्थ उसे पीछे से देख रहा था। साज आगे आगे चल रही थी। दोनों सीढ़ियों से होते हुए नीचे आए। नीचे सिद्धार्थ का परिवार और गेस्ट सब बैठे हुए थे। साज थोड़ा सा नर्वस हो गई। जानवी जी की नज़र उस पर गई तो मुस्कुरा दी और उठकर साज की तरफ आई। साज अपना दुपट्टा सर पर लेने लगी। सिद्धार्थ उसकी साइड में खड़ा उसे देख रहा था। उसका भोलापन सिद्धार्थ बस एब्जॉर्ब कर रहा था। जानवी जी आई तो साज ने झुककर पैर छूने चाहे तो जानवी जी ने रोक दिया और बड़े प्यार से उसके सर से दुपट्टा हटा दिया और बोली, साज यह सब यहाँ मत करो, हम बहू नहीं बेटी बनाकर लाए हैं तुम्हें। जैसे तुम इंदौर में अपने घर पर रहती थी वैसे ही यहाँ रहो, और तुम्हें तो हम बचपन से जानते हैं। साज थोड़ा सा इमोशनल होने लगी, लेकिन फिर हाँ में सर हिला दिया। बाकी सब रिश्तेदार भी देखने लगे। कितनी खूबसूरत जोड़ी थी उनकी। जानवी जी साज को सबके बीच ले आई। साज ने सबके सामने बड़े ही विनम्रता से हाथ जोड़ दिए। सब मुस्कुरा दिए। सिद्धार्थ की मासी की बेटी सारा बोली, भाभी आप तो शादी के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, बिल्कुल बारबी डॉल जैसे। सारा की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। जानवी जी भी मुस्कुराते हुए साज को सोफे पर बैठा दिया और बोली, सिर्फ सूरत ही नहीं सीरत भी बहुत खूबसूरत है साज की। जब यह थोड़ी सी बड़ी हुई थी मैंने और सिट के पापा ने तभी सोच लिया था हमारे घर की एक बहू साज ही बनेगी। सिद्धार्थ की नज़र साज पर चली गई। साज जानवी जी का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। वहाँ सब लेडीज़ थे, जेंट्स सारे बाहर बैठे थे। सिद्धार्थ ने एक नज़र साज को देखा, फिर जानवी से बोला, मॉम ब्रेकफास्ट लगवा दीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। सिद्धार्थ की बात सुनकर जानवी जी बोली, सिर्फ तेरी कल ही शादी हुई है, 1-2 दिन ऑफिस मत जाओ। सिद्धार्थ, मॉम ऑफिस में काम है मुझे बहुत, शादी हो गई है तो घर पर थोड़ी ही बैठ सकता हूँ मैं। सिद्धार्थ को सब देखने लगे सिवाय साज के। साज ने अपनी नज़रें झुकाए रखी। सिद्धार्थ का ध्यान साज पर ही था। सिद्धार्थ की मासी अपनी जी बोली, सिड आज मंदिर जाना है सबको। शादी के बाद सबसे पहले नए जोड़े को मंदिर ले जाया जाता है। हम सब तुम दोनों का ही वेट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद सब मंदिर चलेंगे। सिद्धार्थ ने सुना तो बोला, मासी मेरी मीटिंग है इम्पोर्टेंट, आप सब जाओ। मॉम जल्दी ब्रेकफास्ट लगाइए। और शौर्य कहाँ है, बुलाइए उसे भी। सिद्धार्थ बिना किसी की सुने डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। सब उसे देखते रहे। सिद्धार्थ से डरते भी थे। सबको पता था सिद्धार्थ किसी की नहीं सुनता था, उसे जो करना होता था वो करता था। साज ने अब नज़रें उठाकर सिद्धार्थ को देखा जो डाइनिंग टेबल की तरफ जा रहा था।
साज की आंखें भरने लगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस रोके। जानवी ने साज को देखा और बोली, साज, सिद्धार्थ दिल का बहुत अच्छा है। जो भी हुआ है उसे थोड़ा टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में, तुम चिंता मत करना, वो बहुत जल्दी तुम्हें अपना लेगा। फिर जैसे शौर्य के बिना नहीं रहता, तुम्हारे बिना भी नहीं रह पाएगा। साज जानवी जी की तरफ देखने लगी। जानवी जी समझ रही थी साज की सिचुएशन। साज भरी आंखों से हल्का सा मुस्कुरा दी और हाँ में सर हिला दिया। जानवी जी मुस्कुरा दी, फिर बोली, चलो आओ नाश्ता करो, फिर मंदिर चलते हैं। सब उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। सारे आदमी भी अंदर आ गए। साज ने सबके पैर छुए, सबने उसे आशीर्वाद दिया। सिद्धार्थ चुपचाप चेयर पर बैठा रहा। शौर्य भागकर साज के पास आया और उसके पैरों से लिपट गया। साज के चेहरे पर स्माइल आ गई। बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। साज ने शौर्य को गोद में उठा लिया और उसे लेकर चेयर पर बैठ गई। जानवी जी ने उसे सिद्धार्थ के पास बैठने को कहा था। सिद्धार्थ ने शौर्य को कहा, शौर्य मेरे पास आइए, खाना खाइए अपना। शौर्य मासूमियत से, पापा मुझे मम्मा की गोद में बैठ के खाना खाना है, आप ऐसे ही खिला दो। सब उन दोनों को देखने लगे। वनराज जी और जानवी जी ने एक दूसरे को देखा। साज बड़े प्यार से उसे गोद में लेकर बैठी थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र साज को देखा, फिर शौर्य से बोला, शौर्य मामा परेशान होंगे आपके, मेरे पास आ जाइए। साज धीरे से बोली, हम ठीक हैं। सिद्धार्थ साज को देखने लगा। साज की जुबान बस शौर्य के टाइम ही खुलती थी, वैसे तो वो बोलती ही नहीं थी सिद्धार्थ के सामने। जानवी जी ने कहा, सिद्धार्थ बैठने दो उसे साज के गोद में, उसका मन है। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, फिर अपनी प्लेट में खाना लेकर खाने लगा। साज शौर्य को खिलाने लगी। शौर्य बड़े आराम से खा रहा था। बाकी सब देख रहे थे। पहली बार शौर्य को उसकी माँ के रूप में साज के हाथों खाने को मिल रहा था। सब थोड़ा इमोशनल होने लगे। बेचारा बच्चा हमेशा पूछता कि उसकी मम्मा कहाँ है। आज वो अपनी मम्मा के गोद में बैठकर खा रहा था। जरूरी नहीं कि रिश्ता खून का ही होता है, दिल के रिश्ते भी होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं वो रिश्ते। सिद्धार्थ भी बीच बीच में शौर्य को खिला देता। सब खाते हुए उन दोनों को देख रहे थे। एक बच्चे की वजह से दोनों थोड़ा करीब आ रहे थे। भले ही दोनों शौर्य को खिला रहे थे, लेकिन एक फीलिंग्स दोनों में सेम नजर आ रही थी। वनराज जी एक नज़र दोनों को देखा, फिर सिद्धार्थ से बोले, सिड, तुम्हारी मॉम बता रही है तुम मंदिर नहीं जा रहे, ऐसा क्यों? साज ने सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ की नज़र भी चली गई, लेकिन फिर उसने नज़रें हटाकर शौर्य के मुंह में खाना डालते हुए बोला, डैड मीटिंग है मेरी, टाइम नहीं है मेरे पास, आप सब जा आओ, मैं किसी को रोक नहीं रहा, मुझे फोर्स मत कीजिए। साज का मुंह छोटा सा हो गया, लेकिन बेचारी चुपचाप शौर्य को खिलाती रही। वनराज जी ने साज को देखा, फिर बोले, साज बच्चे आप चलेंगी हमारे साथ? साज ने वनराज जी की तरफ देखकर धीरे से बोली, जी पापा हम जाएंगे। सिद्धार्थ ने हल्का सा साज को देखा, फिर अपना खाना खाने लगा। शौर्य ने साज को देखकर कहा, मम्मा मैं आपके साथ रहूँगा। साज मुस्कुरा दी और बोली, जी। शौर्य की वजह से क्यों न हो, लेकिन साज मुस्कुरा देती थी। सब सिद्धार्थ की नेचर को जानते थे। वो जो बोल देता था फिर नहीं सुनता किसी की, अपनी मर्जी ही करता था। सबने खाना खाया और उठकर खड़े हो गए। साज ने शौर्य को गोद में उठाया और जानवी जी से बोली, माँ हम शौर्य को शूज पहना कर आते हैं। जानवी जी मुस्कुराकर, ठीक है, और साज कल जो शादी वाला दुपट्टा लिया था तुमने वो भी ले लेना, उसे ओढ़कर तुम माथा टेकना। साज जी। साज शौर्य को गोद में लेकर ऊपर चली गई। सिद्धार्थ देखता रहा, पता नहीं उसे गुस्सा आ रहा था, वो साज को देख रहा था। सिद्धार्थ भी ऊपर रूम में जाने लगा तो वनराज जी बोले, सिड तुम्हें तो ऑफिस जाना है। सिद्धार्थ रुक गया और फिर बोला, डैड मैं फ़ोन ऊपर भूल आया हूँ, बस जा रहा हूँ। सिद्धार्थ बोलकर ऊपर चला गया। सब उसे जाते देखते रहे। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। साज ने आकर शौर्य को बेड पर बैठाया और ड्रेसिंग रूम चली गई। उसने अपना दुपट्टा कंधे पर डाल लिया और शौर्य के शूज लेकर बाहर आ रही और नीचे बैठकर पहनाने लगी। उसने नहीं पता था सिद्धार्थ पीछे आ रहा है। वो शौर्य को शूज पहनाते हुए बोली, शौर्य आपके पापा ऐसे ही है क्या? शौर्य को ज़्यादा समझ नहीं आया और बोला, मम्मा समझ नहीं आया। साज मुस्कुरा दी और बोली, कुछ नहीं राजे, हम बस आपके पापा की शिकायत कर रहे हैं आपसे। हमारे साथ वो कभी मंदिर आते तो क्या हो जाता, भगवान जी का आशीर्वाद ही लेना है, लेकिन हम बोल भी क्या सकते हैं उनको, हमारा तो कोई हक भी नहीं आपके पापा पर। साज बोल ही रही थी कि शौर्य बोला, पापा। साज ने सुना
तो शौर्य को देखने लगी। शौर्य दरवाजे की तरफ देख रहा था। साज की जान हलक में आ गई। दरवाजे पर खड़ा सिद्धार्थ साज को देख रहा था। उसने साज की सारी बातें सुन ली। सुनना तो वो भी चाहता था, लेकिन उसके प्यारे से बच्चे ने देख लिया। साज की हिम्मत ही नहीं हुई देखने की। उसके हाथ कांपने लगे। वो शौर्य को शूज पहना ही रही थी। वो नीचे हुए बैठी रही। सिद्धार्थ साज को देखते हुए अंदर आया, फिर टेबल से अपना फ़ोन उठाया। सिद्धार्थ और साज दोनों चुप थे। शौर्य बोला, पापा मम्मा नाराज़ है आपसे। शौर्य की बात सुनकर साज का दिल किया वो ज़मीन में ही धंस जाए। सिद्धार्थ ने साज और शौर्य दोनों को देखा, फिर बेचारी नीचे बैठी रही। सिद्धार्थ ने एक नज़र साज को देखा, फिर बोला, यहाँ आइए शौर्य, नीचे चलो। शौर्य चहकते हुए, पापा मम्मा को साथ लेकर चलो, मम्मा चलो। साज बेचारी तो डरी हुई थी। सिद्धार्थ भी साज को देख रहा था। बाकी सबके साथ वो नॉर्मल रहती थी, बस सिद्धार्थ के सामने ही उसकी जुबान को ताला लग जाता था। शौर्य ने साज का हाथ पकड़ा। साज भी उठकर खड़ी हो गई। शौर्य बेड से उतर गया और साज का हाथ पकड़ लिया। साज सर झुकाए चली थी। शौर्य ने एक हाथ सिद्धार्थ का पकड़ लिया। छोटा सा शौर्य अपनी मम्मा पापा का हाथ पकड़े अपने नन्हे कदमों से चलने लगा। सिद्धार्थ ने साज को देखा, जो शौर्य को देखकर चल रही थी। दोनों शौर्य को लेकर नीचे आ गए। सब मंदिर जाने के लिए तैयार थे। सिद्धार्थ की फैमिली थी साथ में, उसके मौसा जी और उसके बच्चे। सिद्धार्थ को साज शौर्य का हाथ पकड़े नीचे आ गए। सब ने उन्हें देखा, फिर जाह्नवी जी से बोले, चलो साज तुम और शौर्य हमारे साथ बैठ जाना। सिद्धार्थ, हमें शाम हो जाएगी आते आते। सिद्धार्थ बोला, मॉम मैं भी आता हूँ। सब हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगे। सिद्धार्थ ने सबकी नज़रें फील की तो बोला, शौर्य के लिए आ रहा हूँ, वो चाहता है मैं भी आऊँ। मासूम सा शौर्य सर उठाकर अपने पापा को देखने लगा। उसने कब कहा था ऐसा। सिद्धार्थ ने शौर्य को देखा तो जल्दी से उसे गोद में उठा लिया कि कहीं कुछ बोल न दे। वो शौर्य को गोद में उठाकर बाहर की तरफ चला गया। सब मुस्कुराने लगे, फिर साज को देखने लगे। वो सिद्धार्थ को देख रही थी। जाह्नवी जी मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा था न साज, सिद्धार्थ का दिल बहुत अच्छा है, फैमिली की वैल्यू समझता है वो। चलो तुम और शौर्य सिद्धार्थ के साथ आ जाना, हम सब दूसरी गाड़ी से आते हैं। साज फिर डर गई कि वो सिद्धार्थ के साथ अकेले, लेकिन वो क्या ही बोल सकती थी। सब बाहर आ गए। सिद्धार्थ के पास रोल्स रॉयल कार थी। वो अपनी कार की तरफ जा ही रहा था, बाकी सभी पीछे आ गए। सारी कार वहाँ खड़ी थी। साज जाह्नवी जी के साथ चल रही थी। कार के पास आकर जाह्नवी जी ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ तुम साज और शौर्य के साथ आओ, हम सब पीछे आते हैं। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सर हिला दिया। सब कार में बैठ गए। सिद्धार्थ ने शौर्य को उठाया। साज सिद्धार्थ की तरफ थोड़ा डरते हुए आ गई। सिद्धार्थ ने शौर्य को साज के आगे कर दिया। साज ने शौर्य को उठा लिया। सिद्धार्थ ने दरवाज़ा खोल दिया और साज बैठ गई। इन सब में साज ने एक बार भी सिद्धार्थ को नहीं देखा। सिद्धार्थ की नज़रें साज पर थी। साज शौर्य को गोद में बैठा सीट पर बैठ गई। सिद्धार्थ ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट की तरफ आकर बैठ गया। बाकी सब गाड़ियाँ जा चुकी थी। सिद्धार्थ ने साज को देखा और बोला, आप सीट बेल्ट लगाइए। साज ने सुना तो जल्दी से सीट बेल्ट लगाने लगी। सिद्धार्थ उसे देख रहा था, वो बात ही नहीं करती उससे। साज ने सीट बेल्ट लगाई और शौर्य को गोद में अच्छे से लेकर बैठ गई। सिद्धार्थ ने कार स्टार्ट की और घर के बाहर ले आए। शौर्य साज को देख रहा था और उसके बालों से खेल रहा था। साज उसे बिल्कुल नहीं देखा। शौर्य ने कहा, मम्मा आप जूली से भी ज़्यादा सुंदर हो। शौर्य की बात सुनकर ना तो सिद्धार्थ को समझ आया, ना ही साज को। साज शौर्य को देखने लगी। सिद्धार्थ ने भी देखा और बोला, जूली कौन? शौर्य मासूम से, पापा जूली मेरी क्लासमेट है, बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी मम्मा तो जूली से भी ज़्यादा सुंदर है। अब मैं जूली को बताऊंगा जाकर, मेरी मम्मा उससे भी सुंदर है। शौर्य की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरान हुआ, लेकिन साज को हंसी आ गई। सिद्धार्थ ने साज को हंसते देखा तो वो भी हंस दिया। कितना खूबसूरत लग रही थी वो हंसते हुए। सिद्धार्थ पहले अपने बेटे की बात पर हंस दिया, फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, शौर्य आप पढ़ाई पर ध्यान दो अपने। साज हंस रही थी। उसने शौर्य की गाल पर किस किया। सिद्धार्थ साज को देखने लगा। साज शौर्य के साथ खुश रहती थी। शौर्य ने कहा, पापा मैं पढ़ता हूँ, क्लास में फर्स्ट आता हूँ। मम्मा इस बार मेरी पेरेंट्स मीटिंग में आप आना, सबकी मम्मा आती है, अब मैं आपको ही लेकर जाऊंगा। साज फिर मुस्कुरा दी और बोली, जी राजे हम ज़रूर आएंगे आपकी पेरेंट्स मीटिंग में।